डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। महंगाई पर लगाम कसने के मकसद से भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर रेपो दरों में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी कर दी है। इस तरह अब रेपो दर 6.5% पर पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी का अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था। पिछले 10 महीनों में यह 6वीं बढ़ोतरी है। इस दौरान रेपो दर में 250 अंक की बढ़ोतरी की जा चुकी है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अब रिजर्व बैंक बढ़ोतरी को लेकर अपने हाथ रोक लेगा, मगर रिजर्व बैंक के रुख से ऐसा नहीं लग रहा कि वह महंगाई को लेकर आश्वस्त है। इसलिए उसने इस पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है। रेपो दरों में बढ़ोतरी का मतलब होता है कि इस दर पर सारे बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते और फिर उससे अपना कारोबार करते हैं। जाहिर है, बैंक अपनी ब्याज दरें इससे कुछ ऊंची ही रखते हैं। इस तरह बैंकों से घर, वाहन, कारोबार आदि के लिए कर्ज लेने वालों पर ब्याज का बोझ बढ़ता है, मगर दूसरी तरफ उन लोगों को लाभ भी मिलता है जिन्होंने अपने गाढ़े वक्त के लिए बैंकों में निवेश कर रखा या पैसे जमा कर रखे हैं। रेपो दर में बढ़ोतरी का असर महंगाई पर पड़ता है, उसे रोकने में मदद मिलती है। पिछली बढ़ोतरियों का स्पष्ट प्रभाव भी नजर आ रहा है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरों में बढ़ोतरी को देखते हुए भी भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी दरों में बढ़ोतरी करना मजबूरी थी। अमेरिकी फेडरल ने महंगाई के मद्देनजर लगातार अपनी दरें ऊंची की हैं। इसका नतीजा यह भी देखने को मिला कि बहुत सारे विदेशी निवेशकों ने भारत के बाजार से अपना पैसा निकालकर वहां लगाना शुरू कर दिया। इसके चलते डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरती गई। रिजर्व बैंक के रेपो दर में बढ़ोतरी से उन निवेशकों को रोकने में मदद मिलेगी। फिर ब्याज दरें ऊंची होने की वजह से बाजार में पूंजी का अनियंत्रित प्रवाह रुकता है, मगर इससे महंगाई पर वास्तव में कितना असर पड़ेगा दावा करना मुश्किल है। खुद रिजर्व बैंक ने माना है कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में महंगाई 5.5% पर सिमट जाएगी, पर अगले वित्त वर्ष में फिर इसके बढ़ने की संभावना है। इसलिए एकमात्र रेपो दरों में बढ़ोतरी महंगाई रोकने का कारगर उपाय साबित होगा, दावा नहीं किया जा सकता। दरअसल भारत में महंगाई बढ़ने की कई वजहें होती हैं। जिस साल मानसून अच्छा नहीं रहता या अनियंत्रित रहता है, उस साल कृषि उपज खराब होती है और खाने पीने की चीज़ों की कीमतें एकदम से बढ़ जाती हैं। फसलें अच्छी होती हैं तो कीमतें नीचे आ जाती हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में महंगाई घटने के पीछे मुख्य वजह यही मानी गई। फिलहाल औद्योगिक क्षेत्र में अपेक्षित गति नहीं लौट पाई है। निर्यात का रुख नीचे की तरफ है। कई देशों के साथ व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है।
रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ पा रही। तेल की कीमतें अब भी काबू से बाहर हैं। ऐसे में महंगाई की दर अब लोगों की सहन क्षमता से अधिक है। फिर रेपो दरों में बढ़ोतरी का उपाय आजमाने से औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसका सीधा असर देश की विकास दर पर पड़ता है। यानी इस तरह संतुलन बैठाना मुश्किल रहेगा। दिल्ली सरकार पर अनियमितताओं के आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे। एक आरोप थोड़ा ठंडा पड़ता है कि दूसरा उभर आता है और सियासी सरगर्मी बढ़ जाती है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर अभी नई आबकारी नीति के जरिए घोटाले का आरोप निपटा भी नहीं है कि अब जासूसी कराने का आरोप लग गया। सीबीआई ने उपराज्यपाल से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की है। बताया जा रहा है कि करीब 7 साल पहले दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मकसद से फीड बैंक यूनिट का गठन किया था, जिसके जरिए उसने राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा की। इस तथ्य का खुलासा होने के बाद भाजपा ने हल्ला बोल अभियान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल ने सीबीआई की सिफारिश मंजूर करते हुए कार्रवाई की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज दी है। आम आदमी पार्टी आबकारी नीति को लेकर उठे विवाद के बाद से ही कहती आ रही है कि केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के बहाने तलाश रही है। इसके लिए वह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, मगर पारदर्शिता का दावा करने वाली दिल्ली सरकार को अपने किसी मंत्री या नेता के ऊपर लगे किसी आरोप को बयानबाजी के जरिए निपटाने के बजाय तथ्यों के जरिए साफ करने का प्रयास करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने सतर्कता विभाग को मजबूत बनाने और विभिन्न सरकारी दफ्तरों के कामकाज की जानकारी इकट्ठा करने के लिए फीड बैंक यूनिट का गठन किया था। हालांकि तभी इस विभाग के गठन को उचित नहीं माना गया था। बाद में खुद सतर्कता निदेशालय के एक अधिकारी ने सीबीआई से इस विभाग की शिकायत की थी। बाद में उपराज्यपाल नजीब जंग ने उसके गठन को नामंजूर कर दिया था, मगर सीबीआई का मानना है कि उस एक साल के भीतर दिल्ली सरकार ने उस इकाई के जरिए करीब 700 सूचनाएं एकत्र की थी। यह ठीक है कि सरकारों को अपने विभागों में अनियमितताओं पर नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए उपाय जुटाने का अधिकार है, मगर इसके लिए पहले से एक स्थापित ढांचा है। सतर्कता विभाग का काम सरकारी दफ्तरों में अनियमितताओं पर नजर रखना ही है। इसलिए दिल्ली सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह उसी को सुदृढ़ करे, न कि उसके समांतर एक नई व्यवस्था बनाए। इसलिए सतर्कता निदेशालय के अधिकारियों की पीड़ा समझी जा सकती है, मगर बात यहीं तक होती तो गनीमत थी। बताया जा रहा है कि सतर्कता विभाग के समांतर गठित फीडबैक यूनिट विभिन्न राजनेताओं और अधिकारियों के बारे में जासूसी करती थी। अगर इस बात में सच्चाई है तो इससे
एक बात तो स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार इस इकाई की मार्फत अपने खिलाफ गतिविधियों में संलग्न लोगों पर नज़र रखने, उनकी बातचीत सुनने की कोशिश कर रही थी। संपूर्ण विराम।